हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एडमिशंस आर ओपन। ठीक है, सो वॉक इन टू योर नियरेस्ट आकाश ब्रांच टुडे। लोकेशंस डिस्क्रिप्शंस में डाल रखी हैं। आईआईटी जेई के टॉप मेंटर से गाइडेंस पाने का सबसे सही मौका है। ओके, स्टार्टिंग विथ ऑप्टिकल एक्टिविटी। भाई, जो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसको समझने से पहले हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी समझना पड़ेगा कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है। तो उसके लिए पहले समझते हैं लाइट। जो हमारे पास नॉर्मली अगर घरों में हम बात करें, अगर हमारे पास एक ये बल्ब है तो ये बल्ब ऐसे 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 लाइट दे रहा होगा। लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसे वेव के फॉर्म में मूव करती है, ये हम जानते हैं। अब जरा सोचो, एक बल्ब है, उस बल्ब से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा होगा वो ऐसा थोड़ी ना है कि वो केवल इस तरह से ऑसिलेट करके निकलेगा। वो तो ऐसे भी ऑसिलेट करके निकल सकता है, वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। और एक वेव थोड़ी ना निकल रही है, बहुत सारे निकल रहे हैं, बहुत सारे फोटॉन्स निकल रहे हैं, तो वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहे होंगे। तो ऐसे एक वेव आ रही होगी, एक वेव ऐसे आ रही होगी, एक वेव इस प्लेन में आ रही होगी, एक इस प्लेन में आ रही होगी, हर पॉसिबल प्लेन में वेव आ रही होगी। अगर ऐसा है, उसके ऑसिलेशंस को हम सामने से देखें तो हमें यहां से लाइट कुछ इस तरह से मिलेगी, हर डायरेक्शन में मूव करते हुए आगे बढ़ रही होगी। ये जो लाइट है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, अब सोचो, इसको हमने एक ऐसे डिवाइस से पास कराया जिसमें केवल एक ही टाइप के ऑसिलेशंस का होल बना हुआ है। जो ऑसिलेशंस है, जो वेव आ रही हैं, वो केवल एक ही साइड वाले को अलाउ करेगा, बाकियों को नहीं करेगा। ठीक है, काइंड ऑफ ऐसे उसमें गैप बना हुआ है, तो जो इस तरह से ऑसिलेट करते हुए लाइट जाएगी उसको पार होने देगा, ऐसे वाले को नहीं होने देगा। अगर ऐसा सिचुएशन हो गया तो इसके बाद आपको जो भी ये लाइट दिखने वाली है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देखने वाले हैं, वो सारे के सारे केवल एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हुए मूव कर रहे होंगे। और इस लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर इसको छोटू कर दिया जाए तो PPL। और ये जो डिवाइस जिसने ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में बदला, इसको हम बोलते हैं पोलराइजर। ठीक है, ये बेसिकली निकोल प्रिज्म होता है, कैल्साइट का बना हुआ। ठीक है, तो ये पोलराइजर ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम एक ऐसे ट्यूब से पास कराते हैं। इस ट्यूब को हम बोलते हैं पोलैरीमीटर। ठीक है, पोलैरीमीटर या पोलैरीमीटर ट्यूब। अब सोचो, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर मैं इधर से देखूं, यहां पे ऐसे एक आंख लगा लूं और इस आंख से देखूं, तो क्या दिखेगा कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक यहां पर मैं एनालाइजर यूज कर लूं जिस पे मार्किंग्स हों, तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो सीधा इसी लाइन पर, यानी कि 0 डिग्री वाली पोजीशन पे ऐसे अलोंग दिस लाइन हमें देखने को मिलेगी, है कि नहीं? लेकिन अगर मुझे ये ऐसे सीधी ना दिख के ऐसे किसी एंगल पे रोटेटेड दिख जाए, से ये एंगल कितना, थीटा मान लेते हैं, ये थीटा डिग्री से रोटेटेड अगर मुझे मिले, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कौन होगा जिसकी वजह से ये देखने को मिला? पक्का इस ट्यूब के अंदर कुछ ना कुछ था। एंड सही बात है, इसके अंदर हम कोई ना कोई कंपाउंड लेकर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट हुई है तो किसकी वजह से हुई है? ये हुई है इस कंपाउंड की वजह से। द कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय द एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, यही है थ्योरी ऑप्टिकल एक्टिविटी की। अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर पा रहा है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव
कहलाएगा। समझ गए? ये होता है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब ऑब्वियस सी बात है, जो लाइट ऐसे थी उसको ऐसे क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हो और ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हो। अगर इस कंपाउंड ने उस लाइट को क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर दिया तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, अगर उसने उसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो उसको लीवो रोटेटरी बोलेंगे। यानी कि लिख लो भाई कि जो कंपाउंड है अगर उसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट किया देन दैट कंपाउंड विल बी टर्म्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको आप छोटू डी से, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करोगे या फिर प्लस लिखकर रिप्रेजेंट करोगे। अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो इसको हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी। इसको आप छोटे एल से रिप्रेजेंट करोगे या माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करोगे। ये है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स की दो कैटेगरी, दो तरीके से इनको हम देखते हैं। अगर वो कहीं रोटेट नहीं कर रहा तो उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे। ठीक है, चलो अब जरा और बात कर लेते हैं एक टर्म की, कि अगर मुझे ये एंगल बताना हुआ, ठीक है, ये एंगल बताना हुआ तो मैं एक जगह पे हूं, कहीं और मैं एंगल बता रहा हूं, वहां पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से, उस कंपाउंड की कंसंट्रेशन की वजह से हो सकता है वो एंगल डिफरेंट हो। एंड एग्जैक्टली यही होता है। अगर तुम्हें याद हो तो यही कॉन्सेप्ट मोलैरिटी में हुआ था कि वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है टेम्परेचर के डिपेंडेंसी से, इसलिए हमने मोलैरिटी को बोला था टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। वैसे ही ये जो एक्सटेंट ऑफ एंगल था, जो थीटा था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, या एंगल ऑफ रोटेशन जो वहां पर हुआ, उसको वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता हुआ हमें मिलेगा? एक्सटेंट ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन, तो भाई वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला फैक्टर कि आपने कंपाउंड कौन सा लिया है, यानी कि नेचर ऑफ कंपाउंड। चलो आपने कंपाउंड तो ले लिया, लेकिन कंपाउंड क्या सीधा ले लोगे? किसी सॉल्वेंट में ही लोगे ना, ठीक है, तो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा कि आपने सॉल्वेंट कौन सा लिया है। अब सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, यानी कि एक कंसंट्रेशन टर्म भी आएगा, तो डेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो आपने सॉल्यूशन लिया है कंपाउंड का, उसकी डेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा। चौथा, वेवलेंथ, जो आपने लाइट यूज करी है, जिस वेवलेंथ की लाइट को आपने यूज किया है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसकी क्या वेवलेंथ है उस पे डिपेंड करेगा। और साथ में जो हम बात कर रहे थे टेम्परेचर, उस पे तो डिपेंड करना ही करना है। इसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको लास्ट में हम लिख रहे हैं वो है कि वो जो पोलैरिमीटर ट्यूब थी उसकी लेंथ कितनी। सिंपल सी बात है, वो कंपाउंड है, उसके अंदर लाइट आई, उसको किसी ने हल्का सा रोटेट किया, फिर आगे जाएगा और रोटेट होगा और रोटेट होगा और रोटेट होगा, तो ये रोटेट तो होता चला जाएगा। अगर बहुत लंबा ले लोगे तो वो तो बहुत ज़्यादा रोटेट हो जाएगा। सो पोलैरिमीटर ट्यूब की आपने क्या लेंथ लेनी है उस पर भी ये एक्सटेंट ऑफ रोटेशन जो है, एंगल ऑफ रोटेशन है, वो डिपेंड करता है। तो छठा फैक्टर होगा पोलैरिमीटर ट्यूब्स लेंथ। और अब अगर आपको किसी को बताना है तो आपको इन सारे फैक्टर्स की डिटेल देनी पड़ेगी, या फिर आप सिंपली एक टर्म बता देना उनको विच इज स्पेसिफिक रोटेशन, जिसको जनरली हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो अल्फा है एक खास वेवलेंथ और एक खास टेम्परेचर पे डिफाइंड होगा। आप वेवलेंथ बता दो कौन सी लाइट यूज कर रहे हो, टेम्परेचर बता दो कि हाँ भाई हम 25 डिग्री पे पूरा काम कर रहे थे, उसके बाद आप बता दो कि ये थीटा एंगल हमें देखने को मिला पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो ये है स्पेसिफिक रोटेशन विच इज थीटा अपॉन एल सी। थीटा एक्सटेंट ऑफ रोटेशन, एल लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब, सी इज द डेंसिटी ऑफ आवर सॉल्यूशन। ठीक है, चलो
अब हम बात करते हैं कि हम कैसे पता करें, क्योंकि हम बैठ के एक्सपेरिमेंट तो नहीं करने वाले। क्लास में आ गया कि हाँ भाई एग्जाम में कि बता दो कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, तो वो पोलैरिमीटर ट्यूब वाली मशीन तो नहीं लेके जाओगे। तो कैसे करोगे फिर? यूज करेंगे हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में सबसे पहला सिमेट्री जो हमें सीखना है दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री इज लाइक अ प्लेन जो कि एक मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करता हो। अगर कोई प्लेन है जो एक मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में तोड़ रहा है, ठीक है, विथ वन वेरी स्पेसिफिक पॉइंट, कि वो जो दो हाफ हैं वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग इट इन टू हाफ्स, दोनों हाफ एक दूसरे के मिरर इमेज होने ही चाहिए, ठीक है। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एक एल्कीन, ये हमने ली सिस 2 ब्यूटीन। इस सिस 2 ब्यूटीन में ध्यान दो, अगर यहां पर ये एक प्लेन अगर हम उठा लें, ठीक है, ये प्लेन, तो ये प्लेन इस मॉलिक्यूल को आधा आधा कर रहा है। केवल इतना ही नहीं, जितनी डिस्टेंस पे CH3 है इस प्लेन से परपेंडिकुलरली, उतनी ही डिस्टेंस पे राइट साइड में भी CH3 है। जितने डिस्टेंस पे हाइड्रोजन है उतनी ही डिस्टेंस पे इधर हाइड्रोजन है। जितने डिस्टेंस पे ये कार्बन है उतनी ही डिस्टेंस पे ये कार्बन है। जितनी डिस्टेंस पे इधर खाली पना है उतनी ही डिस्टेंस पे इधर भी खाली पना है। मतलब कि यस, दीज टू आर, जो हाफ्स हैं वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो ये जो प्लेन है दैट इज आवर प्लेन ऑफ सिमेट्री। नॉट ओनली दैट, ये जो एल्कीन था, ये एल्कीन का ये कार्बन दोनों जो हैं वो कौन से? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 मतलब ट्रायगोनल प्लेनर, यानी कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। तो जिस प्लेन में ये मॉलिक्यूल है उस प्लेन से ही पूरे मॉलिक्यूल को आधा आधा काट डालो, हो गया आधा आधा। और क्योंकि आपने किसी चीज को, एक गोलों को, इन एटम्स को आपने आधा आधा काटा है, तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे ही होंगे, ठीक है। आप अगर यही काम ट्रांस के साथ करने की कोशिश करोगे, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड C H CH3H ट्रांस टू ब्यूटीन, तो यहां पर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाली होगी। जिस प्लेन में ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है वही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। यहां पे आप प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाला नहीं बोल सकते। ये आधा आधा कर जरूर रहा है, लेकिन ये आपका क्या कहें, मिरर इमेज क्रिएट नहीं करा रहा इन दो हाफ्स को। देखो इधर वाला हाफ CH3 इधर है तो इसके इधर तो हाइड्रोजन है, दिस इज नॉट मिरर इमेज, ठीक है। चलो, तो ये ट्रांस टू ब्यूटीन के अंदर आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन कौन सा वाला? जिसमें मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स हों तो ऐसे केस में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को तुरंत मिल जाएगी। जैसे कि ये दो सेम ग्रुप है, तो ये वाला प्लेन, जिस प्लेन में ये ऐसे हम काटें तो वो तुरंत प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल जाएगी। जरा समझते हैं इस चीज को एक ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। ये रहा ऊपर एक एटम, ये इधर दूसरा एटम, ठीक है, और ये इधर, ये हमारा sp3 हो गया, ठीक है। sp3 ये वाला प्लेन, इसको आधा काटा, इसको आधा काटा, ये दोनों हाफ हाफ हो गए, और ये देखो दोनों आइडेंटिकल है ना। तो नाउ वी हैव दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक। लेकिन अगर मैं यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे कि इस वाले को हटा देते हैं, ठीक है, इसकी जगह पे कुछ और ले आते हैं, कोई और सेटअप करते हैं, तो ये एक अलग टाइप का एटम ले आए, ये रहा सेटअप। अब देखो आप कोई भी प्लेन यहां पर नहीं ला पाओगे, कैसा भी प्लेन लेकर आओ, आपको चारों अलग अलग हैं, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये यहां पर खास पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें कब देखने को मिलती है, जब
ये कोई भी दो ग्रुप सेम अगर हो गए टेट्राहेड्रल पे तो वहां पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। सो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह से बना दूं CCH3, यहाँ पे आपका CH2 CH3, ये इधर ले लेते हैं OH, यहाँ पे ले लेते हैं एक हाइड्रोजन, तो नाउ दिस इज योर मॉलिक्यूल विथ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो आपको बस यही चेक करना होता है कि कब प्लेन ऑफ सिमेट्री है और कब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ सिमेट्री। पॉइंट ऑफ सिमेट्री जरा समझो, इट्स नॉट जस्ट वन पॉइंट जो कि सब जगह से बराबर डिस्टेंस पे हो। पॉइंट ऑफ सिमेट्री का रूल ये है कि आप एक पॉइंट ऐसा सेलेक्ट करो जिससे अगर मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचूं तो इस स्ट्रेट लाइन पे इस पॉइंट से अगर मैं इधर चलूं समथिंग से x सेंटीमीटर, तो जो चीज मिले वही चीज इधर दूसरी साइड में x सेंटीमीटर चलने पे मिलनी चाहिए, सेम चीज। एंड इस पॉइंट से मैं कोई भी लाइन खींच सकता हूं, ऐसा नहीं कि केवल एक ही लाइन पे ऐसा होना चाहिए, कैसी भी किधर भी कोई भी लाइन खींच दो, इस लाइन पे भी खींचे तो वैसा ही कुछ मिलना चाहिए। जितनी डिस्टेंस पे इधर कुछ है उतनी ही डिस्टेंस पे इधर कुछ होना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है देन दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ सिमेट्री। जरा देखते हैं, ट्रांसब्यूट टू इन हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। देखो, अगर यहां पे मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री या पॉइंट ऑफ सिमेट्री अज्यूम करूं तो इससे अगर मैं ऐसे एक लाइन खींचूं तो साफ दिख रहा है, इस पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पे एक हाइड्रोजन है उतनी ही डिस्टेंस पे इधर भी एक हाइड्रोजन है। इससे अगर मैं यूं लाइन खींचूं तो जितनी डिस्टेंस पर मुझे एक CH3 मिल रहा है उतनी ही डिस्टेंस पे इधर भी CH3 मिल रहा है उसी लाइन पे। ठीक है, सो यस, हियर वी हैव पॉइंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो यहां ट्रांस टू ब्यूटेन में आपको पॉइंट ऑफ सिमेट्री देखने को मिल गया। व्हाट अबाउट सिस? अगर मैं सिस वाला अरेंजमेंट बना दूं, CH3 यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, तो आप ये नहीं बोलोगे कि सर देखो ना, इस पॉइंट से जितनी डिस्टेंस इधर जाने पे CH3 मिल रहा है उतनी ही डिस्टेंस इधर जाने पे CH3 मिल तो रहा है, तो हो तो गया पॉइंट ऑफ सिमेट्री। नहीं भाई, एक लाइन पे चाहिए, यानी कि अगर ये लाइन इधर गई है तो इसी के अपोजिट में जाने पे आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, इस हाइड्रोजन की जगह पे CH3 होना चाहिए था, तभी आप बोल सकते थे कि ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। अदरवाइज नहीं, ऐसा दो डिफरेंट डायरेक्शंस में नहीं चाहिए, वो एक लाइन पर ही होना चाहिए जो उस पॉइंट से पास करता हुआ हो। ठीक है, तो ये है कहानी पॉइंट ऑफ सिमेट्री का। अगर किसी मॉलिक्यूल में आपके पास पॉइंट ऑफ सिमेट्री या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री, दोनों में से कुछ भी मिल गया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स हैविंग नो प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर नो प्लेन और पॉइंट ऑफ सिमेट्री आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अगर वहां पर प्लेन या पॉइंट ऑफ सिमेट्री हो गया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करा पाएगा। सो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा और इजी करेंगे उस चीज को। जो रियल तरीका है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, आपको कब देखने को मिलता है? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए एक स्ट्रक्चर हम यहां पर बनाते हैं। ये रहा CH3, यहां पे हमने बना दिया चलो OH, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर में रख दिया ड्यूटेरियम और इधर रखा हाइड्रोजन। यहां पर अगर मैं एक मिरर रखूं, ठीक है, इधर बनेगा इसका मिरर इमेज, हाइड्रोजन से उतनी ही डिस्टेंस पे ऐसे OH हो गया, कार्बन ये ऊपर CH3, ये रहा ड्यूटेरियम और ये ऐसे हो जाएगा हाइड्रोजन। इन दोनों मॉलिक्यूल्स को देखो,
आप इस मॉलिक्यूल को इसके ऊपर लाकर मिला नहीं सकते, ठीक है, इसको सुपरपोजेबल नहीं कर सकते। दीज टू आर नॉट सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस। इसको अगर यहां पे रखोगे तो ये कार्बन इसके ऊपर, ये CH3 इसके ऊपर, लेकिन ये OH इधर आ गया। तुम बोलोगे सर रोटेट कर दो, हमने कहा ठीक है घुमा दो, इसको ऐसे घुमा देते हैं। अगर ऐसे घुमा दिया तो CH3 कार्बन कार्बन, OH इधर के बजाय इधर आ जाएगा, इधर आ गया तो OH भी मैच कर गया। लेकिन ध्यान दो, जो अभी ड्यूटेरियम टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर था वो कहां चला जाएगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, यानी यहां पे ड्यूटेरियम इधर आएगा, हाइड्रोजन यहां पे आएगा, नहीं मैच कर रहा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब भी वी हैव मॉलिक्यूल्स हैविंग नॉन सुपरपोजेबल mirror images, the molecules are observed to be chiral, ठीक है, chiral जिसको आप बोलोगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। एक मॉलिक्यूल कायरल कहलाता है अगर वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर पा रहा है। अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो वैसे केस में उसको अकायरल बोलते हैं, ठीक है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अकायरल कभी बात हो जाए तो दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। चलो, अब यहां पे खास बात यह है कि ये जो दो मॉलिक्यूल्स बने ना, ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर एक मॉलिक्यूल का मिरर इमेज अपने मॉलिक्यूल पे नॉन सुपरपोजेबल है तो वैसे केस में ये दोनों दो मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मॉलिक्यूल नहीं है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, और ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। एंड साथ में इनको एक नाम से हम जानते हैं, इनैंशियोमर्स। इनको हम इनैंशियोमर्स बोलते हैं। जो प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे ये कायरल हो रहे हैं उसको हम कायरलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इन इनैंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। खास बात क्या है, ये जो इनैंशियोमर्स होंगे ये रोटेट करेंगे पक्का, किसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, इन इक्वल अमाउंट, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि अगर जो इनैंशियोमर्स में दो मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं उसमें पहला मॉलिक्यूल आपको रोटेट करके दे रहा है +20 डिग्री, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो पक्का आपको -20 डिग्री देगा, ठीक है। तो ये इक्वल अमाउंट में रोटेट करते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। दूसरी प्रॉपर्टी कि इनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। यानी कि आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स को मिला दिए, एक जगह पे सॉल्यूशन बना दिया दोनों मॉलिक्यूल्स का, उनको बॉईल करोगे दोनों साथ में बॉईल हो जाएंगे, उनको मेल्ट करोगे साथ में मेल्ट हो जाएंगे, उनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते, उनको किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। उनको ऊपर मान लेते हैं कि सोडियम से रिएक्शन हो रही है तो सोडियम डालोगे दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो आप किसी भी फिजिकल मेथड से तो इनको अलग नहीं कर सकते। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनैंशियोमर्स जो समझ में आना चाहिए। चलो, अब इसके बाद हम बात करते हैं कायरल सेंटर की। मिरर इमेज चेक करना, सुपर इम्पोजेबल है, पोजेबल है, नहीं है, ये चीजें चेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट अगेन हो सकता है। वी नीड टू सेव आवर टाइम कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है, ये चीज अगर हमें चेक करना है, थोड़ा इजी करना है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं कॉन्सेप्ट कायरल सेंटर का, ठीक है। कायरल सेंटर कहता है कि भाई आपके पास कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, या फिर कह लो टेट्राहेड्रल एटम है, ठीक है,
विच हैज 4 डिफरेंट ग्रुप, अगर उसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे ना तो पक्का उसके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, उस एटम पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, यानी कि वो एटम अपने मिरर इमेज पे नॉन सुपरपोजेबल होगा। पूरा मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, हम लिख लो कि मॉलिक्यूल विथ ओनली वन कायरल सेंटर, मॉलिक्यूल विथ ओनली वन कायरल सेंटर, ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर एक ही कायरल सेंटर है ना तो वो पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये मॉलिक्यूल तुम्हें दूं तो तुम देख सकते हो कि यहां पर ये एक कार्बन है जिसके पास एक CH3 है, एक इथाइल ग्रुप है, एक Cl है और एक हाइड्रोजन है, यानी कि ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है। देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ठीक है। तो ऐसे कार्बन को आप कायरल सेंटर बोलोगे, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो वैसे केस में वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि फॉर मोर देन वन कायरल सेंटर बोलोगे कि आप भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री या पॉइंट ऑफ सिमेट्री, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री या पॉइंट ऑफ सिमेट्री चेक कर लो। अगर ये प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अगर ये एब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। अगर सिंगल कायरल सेंटर, आंसर एक से ज्यादा हुआ, ये चेक करेंगे, खत्म, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि एक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है कायरल सेंटर्स को यूज करके। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो थ्रू ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट अ सिमेट्रिक कार्बन, मतलब कि बिना कायरल सेंटर की भी ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है, वही प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट हमें चेक करना पड़ेगा। ऐसा कब कब हो सकता है? सबसे पहला केस ऐसा आपको एलीन सिस्टम में देखने को मिल सकता है। एलीन सिस्टम क्या होता है? अगर आपके पास कंटिन्यूअस ऐसे डबल बॉन्ड्स लगे रहें तो इसको हम एलीन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये लिख लो यहां पे इन कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो ऐसे केस में जब भी n जो है आपका अगर ऑड रहा तो आपको कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा, ऑल्दो यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिल सकता है विथ वन कंडीशन। अगर गिवन है आपके पास कि R1 इज नॉट इक्वल्स टू R2 एंड R3 नॉट इक्वल्स टू R4, अगर ऐसा है केवल तभी आपका जो ये सेटअप है, ये जो एलीन सिस्टम है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर आपके पास वैल्यू ऑफ n इवन है तो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। अगेन ये कंडीशंस फुलफिल हो रही होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली सेम चीज आपकी दूसरे एक टाइप के मॉलिक्यूल के साथ होती है जिसको हम बोलते हैं स्पाइरेन सिस्टम। स्पाइरेन सिस्टम में क्या होता है कि ये ऐसे रिंग होगी, मतलब कंटिन्यूअस एन रिंग्स R3 R4, यहां पर ये जो है एन कंटिन्यूअस रिंग्स हैं। अगर एन कंटिन्यूअस रिंग्स हैं, फिर से यही थ्योरी, यानी कि एलीन सिस्टम और स्पाइरेन सिस्टम के लिए केवल यही वाला पार्ट आपको ध्यान देना है और खत्म का, कुछ और नहीं, हो गया, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट 2 केसेस वेयर वी गेट ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट अ सिमेट्रिक कार्बन, रीजन प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। चलो तीसरे पे हम आते हैं। तीसरा आपको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है जब आपके पास ऑर्थो ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाई
फिनाइल सिस्टम मिल जाए। होता क्या है कि अगर मेरे पास ये ऐसे बाइफिनाइल सिस्टम है, यहाँ पे मान लो COH लगा हुआ है, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, इधर अगेन NO2 है और इधर मान लेता हूँ COH है, तो होगा क्या कि ये दोनों ना आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस फील करेंगे, तो इनको बुरा लगेगा, इनको लगेगा यार जब देखो हम घूमना चाह रहे हैं और ये रोक रहा है, तो ये जो दो रिंग्स है ना ये ऐसे हो जाती हैं, ठीक है, प्लेन अपना चेंज कर लेते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में एग्जिस्ट करने लगते हैं। तो जब ऐसे था तो यहां से ऐसे निकली हुई थी, ये था इधर से निकली हुई थी, काइंड ऑफ ऐसे। अब ये देखो ये दोनों आपस में हिंड्रेंस कर रही हैं, लेकिन अगर ये ऐसे हो गया तो अब तो कोई हिंड्रेंस का चांस ही नहीं है, एकदम अलग अलग हो गए ना। सो यही चीज यहां पर देखने को मिलती है, ये तुरंत अपना प्लेन चेंज करता है एंड वी गेट अ सेटअप समथिंग लाइक दिस। मैं यहाँ पे R1 R2 ही लिख दे रहा हूं ताकि सेम रूल अप्लीकेबल रहे कि R1 R2 मस्ट बी डिफरेंट, ये सेम नहीं हो सकते, अगर सेम रहे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर ये कुछ इस तरह का समझ लो, ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर वाला ये रिंग रहेगा, ठीक है, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर इधर R3 होगा, इधर मान लेते हैं R4 होगा, ये दो डिफरेंट प्लेन्स में। अब यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, अगर R1 R2 सेम हो गया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, अगर R1 R2 या R3 R4 सेम नहीं है देयर विल बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ऐसे केस में ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका जो मिरर इमेज होगा एक दूसरा कंपाउंड होगा जो इसके ऊपर नॉन सुपरपोजेबल होगा और दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये केस हो गया अपना ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट असिमेट्रिक कार्बन। आप एक केस और बना सकते हो कि हम कार्बन के बजाय नाइट्रोजन ले लेते हैं, फॉस्फोरस ले लेते हैं, जैसे कि एक नाइट्रोजन का सेटअप ले लेते हैं, ये CH3 हो गया, यहाँ पे CH2CH3 हो गया, यहाँ पर आप ड्यूटेरियम लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, ये प्लस के साथ। तो दिस इज अगेन ऑप्टिकली एक्टिव विदाउट असिमेट्रिक कार्बन, क्योंकि यहाँ पे असिमेट्रिक नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये अगला केस हो सकता है। खास बात अगेन, अगर ये नाइट्रोजन कुछ ऐसा होता, अगर ये नाइट्रोजन कुछ ऐसा होता कि यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे मान लेते हैं CH3 है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और वो सही लगता है, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन बात क्या होती है कि यहाँ पर हमें अम्ब्रेला इन्वर्जन, अमीन इन्वर्जन, ठीक है, ये देखने को मिलता है। उसमें होता क्या है कि ये मॉलिक्यूल एक ट्रांजिशन स्टेट पे जाता है जहां पर ये प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे जाता है, अभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 से sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे जाता है, और फिर जो लोन पेयर ऊपर था भी वो नीचे आ जाता है। तो अगर ऐसा हुआ तो भाई ये ऑपोजिट रोटेशन शो कर रहा होगा इससे। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो वो लीवो बनेगा, वो लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो होगा, अगर ये लीवो है तो वो डेक्स्ट्रो होगा, ठीक है, वो डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो होगा। यानी कि आप एक लेकर चालू किए थे, उस डब्बे के अंदर दोनों हो गए, दोनों हो गए, तो एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, नेट रोटेशन आपको क्या देखने को मिलेगा? 0, ठीक है। और ये बहुत फास्ट होता है, ये इन्वर्जन्स जो है ना, ये लगभग 2 × 10⁻11 इन्वर्जन्स पर सेकेंड होते हैं भाई, इतनी फास्ट। अब इतना फास्ट होता है तो एक्चुअल में सॉल्यूशन में दोनों एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। चलो अगले टॉपिक पे बात करते हैं, मीजो कंपाउंड्स एंड रेसिमिक मिक्सचर। भाई मीजो कंपाउंड्स जो होते हैं, इसको सिंपल तरीके से समझो तो ये हो गया कंपाउंड्स हैविंग एलिमेंट ऑफ सिमेट्री विथ their chiral centers। मतलब chiral center है,
उसके बाद भी उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या पॉइंट ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसे कंपाउंड्स को आप मीजो कंपाउंड्स बोलोगे। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं 3 सेटअप्स यहां बना रहा हूं मॉलिक्यूल्स के। पहला रहा ये। अब देखो इसका एक मिरर इमेज बनाते हैं। और एक सेट ये बनाते हैं। मैं एक काम करता हूं, इसका भी मिरर इमेज बना लेता हूं। ठीक है, सो वी हैव 1 2 3 4। तो यहां पर ये जो है आपका 1 और 2 3 एंड 4 इन चारों में अगर तुम ध्यान दो तो वी हैव कायरल सेंटर्स। इन चारों में कायरल सेंटर है, लेकिन 3 और 4 जो है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री लेकर बैठा हुआ है। अब 3 4 में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 1 2 में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। और ये ऑप्टिकली एक्टिव होने के साथ साथ एक दूसरे के इनैंशियोमर्स होंगे। ये जो है ये दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, एंड ये ही कहलाएगा आपका मीजो कंपाउंड। और ये दोनों के दोनों जो है ना ये आइडेंटिकल होंगे। ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, ये नहीं है कि ये और ये अलग अलग है, ये दोनों एक दूसरे पे सुपरपोजेबल हैं। आप इसको ऐसे घुमा के इसके ऊपर लगा दोगे मैच कर जाएगा एकदम, ये नहीं करेंगे। तो वो मीजो कंपाउंड है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, और ये दोनों इनैंशियोमर्स हैं एक दूसरे के, ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब बच्चों अगर इन दोनों को एक ही कंटेनर में ले लूं, इन दोनों को एक साथ एक ही कंटेनर में ले लूं, इनका एक मिक्सचर बनाऊं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो बना इसको हम बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। अब ये जो रेसमिक मिक्सचर है इसका नेट रोटेशन कितना होगा, 0। ये वाला अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, ये वाला काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा उतने ही डिग्री से, सो 0 रोटेशन। सो वी कैन से मीजो कंपाउंड्स खुद ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। वो उनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। उस मीजो में ये वाला कार्बन अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा तो ये वाला काउंटर क्लॉकवाइज कर रहा होगा, उतने ही अमाउंट से, क्योंकि सिमेट्रिकल है। ठीक है, इस वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, 0 रोटेशन शो करता है। अगर हमारे पास रेसमिक मिक्सचर है तो उसके जो दोनों कंपोनेंट्स होंगे वो दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। वो दोनों के दोनों रोटेट करेंगे ऑप्टिकली प्लेन पोलराइज लाइट को, लेकिन क्योंकि दोनों साथ में ले रखे हो तो नेट रोटेशन ये मिक्सचर जो है वो आपको 0 देने वाला है। यानी कि कंपोनेंट्स इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव हैं बट इनका मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, सो ये पार्ट रहा आपका रेसमिक मिक्सचर्स एंड मीजो कंपाउंड्स को लेकर। हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बात करते हैं। ये रहा सवाल, ये बोल रहा है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर 2 क्लोरोब्यूटेन। हम कहेंगे बहुत बढ़िया यार, 2 क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना दो। तो ये रहा CH3 CHCl CH2 CH3, ये रहा 1 2 3 4 2 क्लोरोब्यूटेन। और 2 नंबर का जो कार्बन है ये कायरल सेंटर है यहां पर, क्योंकि ये 4 डिफरेंट लोगों से बना हुआ है। एक कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर के अबाउट 2 मिलेंगे इनैंशियोमर्स। तो टोटल ऑफ जो प्रोडक्ट होंगे यहां पर ऑप्टिकल एक्टिव प्रोडक्ट वो कितने होंगे, 2 होंगे, एज सिंपल। ठीक है, चलो तो देखते हैं आंसर। आंसर बता रहा है बिल्कुल 2। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोल रहा है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड हियर। तो ये मॉलिक्यूल है, आप चेक कर लो नंबर ऑफ कायरल सेंटर। एक कायरल सेंटर से 2 आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलते हैं, तो जितने भी होंगे उनको 2 के ऊपर डाल दें, मतलब 2 to the power n कर दें। ठीक है, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस विल गिव मी टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। अगर मैं केवल यहां पर ये जो n है
ये अगर केवल कायरल सेंटर ले लूं, केवल कायरल सेंटर्स, तो उस केस में मुझे क्या मिलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर। अगर मैं यहां पर कायरल सेंटर लूं, ठीक है, और उसके साथ साथ वो सेंटर्स ले लूं जिनके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, तो ये मुझे टोटल स्टीरियो सेंटर दे देगा, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर दे देगा। और इससे हम जब यूज करके ये निकालेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे। ये बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कितने कायरल सेंटर। ये रहा 1 2 3 4, टोटल 4 कायरल सेंटर। तो बच्चों क्या लिखेंगे? 2 to the power 4, और वो होता है कितना? 16। तो करेक्ट आंसर देखो यहां पर 16 दे रखा है, यानी कि बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे मूव करते हैं। ये रहा जो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स विथ कायरल कार्बन एटम्स फ्रॉम फॉलोइंग इज। तो ये मॉलिक्यूल्स दे रखा है, हमें चेक करना है कौन से कंपाउंड से जिनके पास कायरल कार्बन है। तो देखो, तो यहां पर ये कार्बन जो है इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे पड़े हैं। ये वाला, ये वाला, ये CH3, और यहां पे एक छुपा हुआ हाइड्रोजन। यहां पे कुछ भी नहीं है। इसमें बात करें तो ये एक कार्बन है जिसपे कायरल सेंटर है। इसमें बात करें तो ये वाला कार्बन जो है ये कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि 2 सेम ग्रुप्स लगे पड़े हैं। ठीक है, चलो यहां पे बात करें तो अगेन एक साइड CH3, एक CH2, NH2 अलग ग्रुप है, CH और I ये आपका कायरल सेंटर है। इसमें बात करें तो ये कायरल सेंटर है, क्योंकि अब ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग है, OH और H अलग अलग है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। इसमें बात करूं तो ये कार्बन जो है वो कायरल सेंटर है, ये कार्बन भी कायरल सेंटर है। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हो गए यहां पर? 1 2 3 4 5 कंपाउंड्स हैं जो इनके पास कायरल सेंटर है। आंसर चेक करते हैं, 5 आया है, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। बता दो यार। अब स्टीरियो क्या पूछा है? स्टीरियो आइसोमर्स मतलब ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। तो ये कायरल सेंटर और ये जो है ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है बेसिकली, क्योंकि यहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलेगा। तो टोटल वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल्स टू 2। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी 2 to the power 2, दैट इज 4। तो टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर होंगे, यानी कि ऑप्शन 2 यहां पर आ जाना चाहिए, जो कि एकदम सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द गिवन स्ट्रक्चर। हम कहेंगे वापस से बता दो यार कायरल सेंटर्स और ज्योमेट्रिकल सेंटर्स। देखो, इसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा, इसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा, और यहां पर ये कायरल सेंटर है। तो टोटल 2 to the power 3 हो जाएगा, दैट इज 8। तो 2 यहां पर आंसर हो जाएगा सिंपली, एंड दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बच्चों, एक कॉन्सेप्ट यहां पर है और कि एक टर्म होता है डायस्टीरियोमर्स। ये जो डायस्टीरियो आइसोमर्स हैं, ये सिंपल सा डेफिनेशन है इसका। स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट इनैंशियोमर्स। तो सिस ट्रांस ये भी क्या हो गए? सिस ट्रांस भी डायस्टीरियो आइसोमर्स हो गए। एक ऑप्टिकली एक्टिव और मीजो, ये दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगले सवाल पे भी आ जाते हैं। ये बोला जा रहा है पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर 5 फिनाइल पेंट 4 इन 2 ऑल। यानी इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। पेंट है यानी 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे फिनाइल ग्रुप है, ये लगा दिया। 4 नंबर पे इन है यानी डबल बॉन्ड है, यानी ये लगा दिया। और 2 नंबर पे OH है, OH लगा दिया, यानी कि CH3 CH CH2 CH CH PH ये रहा। तो सिंपल कायरल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो टोटल n की वैल्यू 2 हो गई, सो आंसर विल बी 2 to the power 2, दैट इज 4। तो 4 आंसर जो है वो करेक्ट है यहां पर। एंड डियर स्टूडेंट्स, दिस कंक्लूड्स आवर लेक्चर। I wish you all the very best. Thank you.